हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य या शक्ति। ठीक है, देखिए कार्य। फर्स्ट डेफिनेशन है कार्य, वर्क। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है तब वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि वस्तु पर F बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन D हो तब कार्य F इंटू डी होगा। यदि किसी वस्तु पर बल क्षैतिज से थीटा कोण पर लगाया जाता है तब विस्थापन D हो तब कार्य होगा एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जा रहा है। क्योंकि क्षैतिज से लगाया जा रहा है इसलिए कॉस थीटा। W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? W इजकल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि थीटा इजकल टू जीरो हो, जब थीटा की वैल्यू जीरो हो तब W कितना होगा, कार्य कितना होगा, एफ डी होगा। कॉस जीरो के यहाँ कॉस जीरो लगाएंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये टर्म 1 हो गई इतना, तो कितना रह गया, W इजकल टू एफ डी। अर्थात इस स्थिति में कार्य अधिकतम होगा। यदि थीटा इजकल टू 90 हो तब W कितना होगा, तब W इजकल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ डी कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए W कितना हो गया, जीरो हो गया, अर्थात कार्य शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा। लंबवत मतलब थीटा इजकल टू 90 हो गया है तो कोई कार्य नहीं होगा। जैसे यदि कूली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर किया गया कार्य, ये भी शून्य होगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, कार्य दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कार्य और नेगेटिव कार्य। यदि बल तथा विस्थापन के बीच थीटा जो है कोण जो है न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, तब कॉस थीटा धनात्मक होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सामान को छत पर चढ़ाता है तब किया गया कार्य धनात्मक होगा। ऐसे नेगेटिव कार्य, यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा जो है वो अधिक कोण हो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तब कॉस थीटा नेगेटिव होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि व्यक्ति किसी सामान को छत से नीचे उतारता है तब किया गया कार्य नेगेटिव होगा। इसका मात्रक जूल होता है। जूल को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर भी कहते हैं। आइए देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है शक्ति। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी कर्ता द्वारा T समय में किया गया कार्य W हो तो शक्ति कितनी होगी, P इजकल टू W अपॉन T होगी। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। ये क्या है, इसको वाट भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता, गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता। ओके, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा उसे ब्रह्मावस्था से गति की अवस्था में लाने में किया गया कार्य के बराबर होती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु b वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, k इजकल टू, इसे k से डिनोट करते हैं गतिज ऊर्जा को, k इजकल टू हाफ mv स्क्वायर। इस प्रकार गतिज ऊर्जा पर वस्तु के द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी चाल का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे गतिज ऊर्जा का क्या है, द्रव्यमान का कम प्रभाव पड़ेगा क्योंकि m सिंगल है, और ये क्या है, ये b चाल, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि किसी ये स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करें, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 2 गुना कर दें, यहाँ पर 2 गुना कर दें इसको, द्रव्यमान को m की जगह अगर 2m कर दें तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। और अगर यदि हम इसकी चाल को 2 गुना कर दें, तो अगर चाल को 2 गुना करेंगे, b को 2 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 4, तो इसकी तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और संवेग कितना होता है, संवेग भी हम जानते हैं P इजकल टू mv होता है।
तो के इजिकल टू इसमें यहाँ पर अगर हम के इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर में अगर हम एम से ऊपर और नीचे दोनों दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें एम से, तो देखिए क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, नीचे 2m रह जाएगा। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, इसका पी का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हमने इसकी जगह रख दिया पी स्क्वायर। तो के इजिकल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। अब 2m को इधर के की साइड में, इस 2m को इधर के की साइड में ले जाएंगे, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m के 2m के हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये रूट में आ जाएगा, ये इधर रूट में आ जाएगा, ये आ गया। तो p इजिकल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2m के। यही संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के पिंड समान गतिज ऊर्जा के समान गतिशील है के साथ गतिशील है, अर्थात गतिशील पिंडों की गतिज ऊर्जा में समान है, तो भारी पिंड का समान संवेग अधिक होगा। ठीक है, अगर दोनों के द्रव्यमान और गतिज ऊर्जाएं समान है तब क्या होगा, भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। यदि दो गतिशील पिंडों के संवेग समान है तो इनमें से हल्के द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ये देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर किया गया कार्य W है और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, K है, तो उसमें उस गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर ही क्या होता है, कार्य होता है। ये क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। इसका प्रूफ देखिए, माना m द्रव्यमान का एक कण b वेग से गतिशील है, तो न्यूटन के अनुसार इस पर लगने वाला बल F इजिकल टू कितना होगा, F इजिकल टू m। ये a क्या है, त्वरण है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसको हमने लिख दिया, वेग परिवर्तन की दर लिख दी, सिर्फ dv ओवर dt में लिख दिया। दोनों तरफ b का सदिश गुणा करने पर, दोनों साइड b की सदिश गुणा कर दी। देखिए डॉट b ये हो गया दोनों साइड। b को क्या लिखते हैं, dr ओवर dt लिखते हैं, इजिकल टू mb। ये b को इधर लेगा, mb dv ओवर dt। f डॉट dr, इस t से t दोनों साइड से dt हट गया दोनों साइड, तो f डॉट dr कितना हो गया, mb dv। तो f डॉट dr कितना होता है, ये बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन क्या होता है, w होता है, कार्य होता है, तो dw हो गया ये, इजिकल टू mb dv। माना प्रारंभ में t इजिकल टू 0 पर वस्तु का वेग कितना है, b है। प्रारंभ में वस्तु का वेग कितना है, b है, और t समय बाद वस्तु का वेग क्या हो गया, b हो जाता है। तब वस्तु पे किया गया कार्य कितना है, w इजिकल टू, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, u से पहले u था फिर b हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले ली, mb dv। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, w इजिकल टू m बाहर ले लिया। जब b का इंटीग्रेशन करेंगे, ये जब b का इंटीग्रेशन करेंगे तो b का इंटीग्रेशन कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, u से b तक है। ठीक है, तो इसकी लिमिट लगाएंगे। अब जब इसकी लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट लगाएंगे एक बार b स्क्वायर अपॉन 2 में लिमिट लगाएंगे हम कितनी, u से b। तो लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले इस वाले को लेते हैं फिर माइनस करके फिर इस वाले को लेते हैं। तो यही क्या है यहाँ पर, ये कितना हो गया, m अपॉन 2 बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, b स्क्वायर, पहले ये वाली लिमिट ले ली, b स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, फिर ये वाली लिमिट लेते हैं u, तो u स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया, w इजकल टू m अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब m अपॉन 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये m अपॉन 2 की मल्टीप्लाई अंदर की, तो ये आ गया एंड ये आ गया। इसको k2 लिख लिया और इस वाले को k1 लिख लिया। ये बाद में हुई थी, b स्क्वायर है क्योंकि ये प्रारंभिक वेग था, तो ये k1 पहली वाली है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन k2 माइनस k1 क्या है, इसको डेल के लिख सकते हैं, तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। इस प्रकार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ओके।